नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन को हम आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप रोज रोज दवाइयाँ खाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को जरूर ट्राई करें। आप इस कॉम्बिनेशन को लेने के बाद देखेंगे कुछ टाइम बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरीक़ा से नॉर्मल हो गया है। आइए अब हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है। देखिए, इसके जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि जो 120 है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जो 80 है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसमें से ब्लड निकल के बाहर जाता है और ये ब्लड आर्टरी के अंदर जाता है। जब ये आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है तो आर्टरी की बॉल पे एक प्रेशर लगता है जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब ये हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम पे जो आर्टरी में ब्लड है वो ब्लड आर्टरी की बॉल पे एक प्रेशर लगाता है जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दोस्तों, इसे हम आम भाषा में ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर से भी जानते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार का रहता है ब्लड प्रेशर। तो इसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कंडीशन रहती है प्री हाइपरटेंशन, यानी कि प्री हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना रहता है। देखिए, इसकी सिस्टोलिक वैल्यू रहती है 120 से लेके 139 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू रहती है 80 से लेके 89 mm ऑफ Hg। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप रहता है हाइपरटेंशन स्टेज 1। देखिए, इस कंडीशन में कितना वैल्यू रहेगी। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इसकी वैल्यू रहेगी 140 से लेके 159 mm ऑफ Hg, जबकि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू रहेगी 90 से लेके 99 mm ऑफ Hg। अब तीसरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड से जानते हैं इसको। देखिए, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू रहेगी मोर देन 160 mm ऑफ Hg, यानी कि 160 से ज़्यादा रहेगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो रहेगी 100 mm ऑफ Hg, यानी कि 100 से ज़्यादा इसकी वैल्यू रहेगी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। आइए अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब कॉज की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी कॉज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसकी जो कॉज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी कॉज और एक सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज की बात करें तो ये हमें लगभग 90% केसेस में देखने को मिलती है, जबकि जो सेकेंडरी कॉज है वो 2 से 10% केसेस में देखने को मिलती है। आइए हम पहले प्राइमरी कॉज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्राइमरी कॉज की अभी तक जो इटियोलॉजी है वो अननोन है। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि प्राइमरी कॉज के कारण हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी एज ज़्यादा है, यानी कि एज के साथ में बीपी बढ़ता है, जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है उनका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। साथ में ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट यूज करते हैं, जो ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है या हाइपरटेंशन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ओबेसिटी, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओबेद हैं उनके अंदर भी हाइपरटेंशन हो सकता है। साथ में ऐसे व्यक्ति जो लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि अपनी सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ऐसे लोग जो प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे, अगर बॉडी के लिए प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। मेटाबॉलिक किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ में अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को, आपके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ में ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल और स्मोकिंग को यूज करते हैं, ऐसे लोगों में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉज के बारे में। देखिए, सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है वो किसी डिजीज के कारण होता है। कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे किसी की किडनी डिजीज़ हो सकती है, किडनी डिजीज़ के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। कई लोगों में थायराइड डिजीज़ हो सकती है, थायराइड डिजीज़ में जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या फिर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। उन कंडीशनों में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन है, अगर हाइपर कैल्सीमिया है उस केस में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। पॉलीसिस्टिक अगर डिजीज है उस केस में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। साथ में अगर वेस्कुलर डिजीज है तो वेस्कुलर डिजीज के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है।
सकता है। अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है उस केस में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए, हाइपरटेंशन जो है ना, कई पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है, इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में हाइपरटेंशन है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर देता है, उसके बाद डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। देखिए, कई केस में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। कई लोगों में बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, यानी कि सिर में बहुत ज़्यादा एकदम दर्द होगा। साथ में कई लोगों को ब्लर विजन देखने को मिलता है, यानी कि जब उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उन्हें धुंधला धुंधला दिखना चालू हो जाता है। साथ में कई लोगों को नोजिया और वॉमिटिंग होनी चालू हो जाती है। कई लोगों को तो एपिस्टेसिस हो जाता है, यानी कि नाक से ब्लड आ जाता है। जब भी हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन की वजह से नाक से ब्लड आ जाता है। कई लोगों को चेस्ट में पेन होने लग जाता है। जब हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन करने लग जाता है। डिफिकल्टी होने लगती है उनको ब्रीदिंग करने में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, यानी ब्रीदिंग करने में उनको, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, उनको अपने चेस्ट में पाल्पिटेशन सुनाई देने लग जाते हैं। साथ में डिजीनेस यानी चक्कर आने चालू हो जाते हैं। और अगर हम हाइपरटेंशन है इसका अगर लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसकी वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आपको कोई कोरोनरी आर्टरी है उसकी कोई डिजीज हो सकती है, आपका हार्ट फेल कर सकता है और आपकी किडनी भी फेल कर सकती है। इसलिए अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपके क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन की तो हम अगर बीपी की बात करें तो बीपी चेक करने की मशीन आती है, उससे हम बीपी का पता कर सकते हैं कि कितना बीपी है। साथ में इसके अलावा आपकी हिस्ट्री टेकिंग की जा सकती है, साथ में आपकी सीबीसी की जांच करवाई जा सकती है, यानी कि आपके ब्लड की जांच करवाई जा सकती है। साथ में आपका चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है, इसके अलावा ईसीजी करवाई जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिसकी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। हमने इसमें 3 मेडिसिन रखी हैं और तीनों ही मेडिसिन बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। देखिए, पहली मेडिसिन है राउफोल्विया। राउफोल्विया का आपको मदर टिंचर यूज करना है। देखिए, राउफोल्विया क्या काम करती है, ये वेसोडाइलेशन का काम करती है, साथ में बीपी को तुरंत कम कर देती है और स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। अगली मेडिसिन है क्रेटेगस। देखिए, क्रेटेगस का भी आपको मदर टिंचर यूज करना है और ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हार्ट के ऊपर एक्ट करती है, जो इसको हम हार्ट टॉनिक के नाम से भी जानते हैं, और ये जो हार्ट की जो मसल्स है ना उनके ऊपर एक्ट करती है। साथ में ये अगर किसी के अगर बाल कमजोर हैं तो उनको भी ये मजबूत कर देती है। साथ में ब्लड को भी पतला करती है। जो एटेरियोस्क्लेरोसिस की डिजीज रहती है ना, जिसमें फैट डिपॉजिट हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरी के अंदर, ये उसको तोड़ के बिल्कुल घोल देती है। और साथ में अगर इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है तो उसको भी ये रेगुलर कर देती है। अगर आपको क्रॉनिक हार्ट डिजीज है उस केस में भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हमने इसमें रखी है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा का भी आपको मदर टिंचर यूज करना है। देखिए, ये स्ट्रेस को कम करती है और आपकी नॉर्मल नींद को लाने में बहुत मददगार रहती है। अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगी और साथ में आपको नींद बुलाएगी। देखिए, आपको इसको यूज कैसे करना है। आपको 30 ml की तीनों दवाइयाँ ले लेनी है। 30 ml राउफोल्विया का मदर टिंचर लेना है, 30 ml आपको क्रेटेगस का मदर टिंचर लेना है और 30 ml का ही आपको जो पैसिफ्लोरा है उसका मदर टिंचर लेना है। अब इन तीनों मदर टिंचर को आपको एक 100 ml की वायल में, जैसे ये 100 ml की वायल है मेरे पास, इस टाइप की एक खाली वायल लेना है। उस वायल में इस टाइप की एक बोतल ले लेना है खाली, है ना। आप जैसे भी मेडिकल से दवाई लेंगे वहाँ पे ये खाली मिल जाएगी। अब इस खाली दवाई में जैसे मेरे पास ये क्रेटेगस का मदर टिंचर रखा है, इसकी जो है 30 ml डाल लेना है क्रेटेगस का मदर टिंचर, 30 ml इसमें डाल लेना है राउफोल्विया का मदर टिंचर और 30 ml इसमें डाल लेना है पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर। अब इन तीनों मदर टिंचर को अच्छे से हिला लेना है। हिलाने के बाद इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के आपको दिन में 3 बार लेना है, यानी कि 20 बूंद सुबह लेना है, 20 बूंद दोपहर लेना है, 20 बूंद शाम को लेना है। ऐसे लगातार आपको तीनों टाइम लेना है और लगातार आप 1 महीने तक आपको यूज करना है और आप रेगुलर अपना बीपी चेक करते रहें। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आप जो मेडिसिन ले रहे थे, आपकी मेडिसिन भी बंद हो गई हैं और आपका जो बीपी है वो एकदम नॉर्मल चलने लगा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।